दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। इस खास प्रोग्राम के साथ मैं हूं आसिया। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अव्यवस्थित जीवन शैली और असंतुलित खान पान की वजह से दुनिया भर में हृदय रोग के पीड़ितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों को अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का मौका नहीं मिल पाता, जिसका उन्हें भारी खामियाजा चुकाना पड़ता है। वहीं कोरोना के इस महामारी में संक्रमितों में हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, तो अपने दिल का रखें ख्याल। देखिए रिपोर्ट। साल 2000 से 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खान पान, पर्यावरण प्रदूषण के चलते हृदय की समस्या तेजी से बढ़ी है। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्गों तक में हृदय से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान दिल का दौरा पड़ने से होती है। 50% लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। राज्य के सबसे बड़े हृदय रोग संस्थान की शुरुआत अप्रैल 2010 में हुई, जिसके बाद से ही अनुभवी विशेषज्ञों और राज्य के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर हेमंत नारायण और उनकी टीम लगातार हृदय रोगियों का इलाज कर रिम्स का मान बढ़ा रहे हैं। गंभीर बीमारी से ग्रसित सैकड़ों मरीज लगातार रिम्स के कार्डियोलॉजी वार्ड में भर्ती रहते हैं। हार्ट के मरीज तो तब भी बहुत थे, आज भी बहुत हैं। सुविधा हृदय रोग के इलाज की नहीं थी। हम चाहते हैं कि हृदय रोग से संबंधित जो सुविधाएं हैं रिम्स में वो बढ़ें, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और कम से कम जितने मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं उन सब में कार्डियोलॉजी इंक्लूडिंग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मतलब उन सारे मेडिकल कॉलेजेस में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर लगाने की सुविधा हो। हार्ट के मरीज कोरोना काल में रखें अपना विशेष ख्याल। कोविड इन्फेक्शन के बाद हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। कम उम्र के युवा भी हृदय संबंधी बीमारियों का हो रहे हैं शिकार। युवाओं में ज्यादा मानसिक तनाव हार्ट की समस्या का है कारण। गलत खान पान, सिगरेट और नशा भी सबसे बड़ा कारण है। चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना के इस महामारी में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए जरूरत है लोग संक्रमण काल में अपना विशेष ख्याल रखें। कोविड इन्फेक्शन की जहां तक बात करें तो कोविड इन्फेक्शन में युवाओं में खासकर 2-3 पॉसिबल मैकेनिज्म है जिससे देखा गया कि हार्ट की समस्या बढ़ जाती है। पहला तो है कि ब्लड वेसल के एंडोथेलियम में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कोविड वायरस अटैच होते हैं। उस रिसेप्टर से अटैच होने के बाद वो एंडोथेलियम डिसफंक्शन कराते हैं और प्लेटलेट, फिब्रिन या फिर ब्लड की जो भी और सब्सटेंसेस हैं वो वहाँ क्लॉट बना देते हैं ब्लड वेसल्स के लूमेन में, जिससे कि ब्लड थ्रोम्बोसिस या फिर कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। रिम्स के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 2017 से CTVS विभाग की शुरुआत हुई। अक्टूबर महीने से कार्डियक सर्जरी की शुरुआत रिम्स में हुई। अब तक रिम्स में 45 से ज्यादा लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी किया गया। करीब 100 से ज्यादा वस्कुलर और थेरोसिस सर्जरी हुआ। रिम्स के CTVS विभाग की शुरुआत हो जाने से आर्थिक रूप से कमजोर राज्यवासियों को जटिल ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा। बेहतर इलाज आसानी से CTVS विभाग की ओर से मुहैया हो रहा और 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण सर्जरी अब तक किया जा चुका है। किसी भी मरीज को जो हम फॉलोअप में रखते हैं, जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, हम पहले उसको कोविड टेस्ट करा के और ज़रूरत पड़ने पे CT स्कैन चेस्ट का करा के फिर उसको हम ऑपरेट करते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि क्या उनको ध्यान रखना चाहिए कोविड पीरियड में जिन पेशेंट्स को ओपन हार्ट की ज़रूरत है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपनी दवाइयाँ लें समय पे, हमें रेगुलर दिखाएं हर एक महीने आके या हर एक जैसा बताया गया उसमें फॉलोअप में रहें और ज़रूरत पड़ने पे अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत ऑपरेट कराएं। राज्य सरकार लोगों में हृदय संबंधी बीमारियों से बचाव को लेकर जागरूकता फैला रही है। न्यूज़ 11 भारत भी अपने दर्शकों से आग्रह करता है कि वो अपने दिल का ख्याल रखें। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी पवन के साथ
सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर यह खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको भी कोई दिल की समस्या है, इस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। रांची के जाने माने हृदय रोग चिकित्सक हैं हमारे साथ, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत नारायण। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो काफ़ी अपने बिजी शेड्यूल से डॉक्टर ने हमारे लिए वक्त निकाला है, आपकी समस्याओं का समाधान ये बताएंगे और इनसे हम जानेंगे कि आखिर दिल की बीमारी कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत नारायण जुड़े हुए। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर दिल की बीमारी क्या होती है, किस तरह की होती है और क्यों होती है? कई प्रकार की दिल की बीमारियां होती हैं। आप दिल जानते हैं, एक पंप है मसल का, जो कि जिसका काम है पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करना। इसको अपने लिए खून की ज़रूरत होती है, पूरे शरीर को खून पहुंचाएगा, लेकिन इसको अपने लिए भी खून की ज़रूरत होती है। तो 3 धमनियां खून का संचार हृदय में करती हैं जी। इन धमनियों में अगर कोई रुकावट आया तो चलने फिरने में सीने में दर्द या सांस फूलना हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। अगर इनमें से कोई एक धमनी 100% ब्लॉक हो जाए तो दिल का जो हिस्सा इस धमनी से खून पा रहा था वो हिस्सा मर जाता है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। सीने में तेज दर्द होता है, तेज जलन होता है, दवाओं के बावजूद कोई आराम नहीं मिलता है। ये हुआ हार्ट अटैक जी। दिल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी चाहिए, बिजली की का प्रवाह होता है, विद्युत प्रवाह हार्ट में होता है। अगर इसमें कहीं कोई रुकावट आती है तो हार्ट ब्लॉक होते हैं, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं, जिसमें हमें पेसमेकर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ जन्मजात रोग होते हैं, जिसमें दिल का जिस तरह से एक नॉर्मल दिल बनता है उसके बनावट में पैदाइशी गड़बड़ी होती है, तो इन्हें हम कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप एक इम्पॉर्टेंट हार्ट से संबंधित बीमारी है। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आता है। इसकी वजह से अगर आप इसको समय रहते ना पहचानें, कंट्रोल ना करें, तो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है, आंखों की रोशनी जाने का कारण बनता है, हार्ट फेलियर का कारण बनता है, किडनी फेलियर का कारण बनता है। तो ये जन्मजात रोग, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें एंजाइना या हार्ट अटैक आते हैं जी। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये हुए विभिन्न प्रकार के हृदय रोग। डॉक्टर साहब, आखिर ये पता कैसे चले कि दिल की बीमारी है किसी को, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कब जाने पेशेंट या उसके परिवार वाले कि उसे फौरन डॉक्टर की ज़रूरत है? दिल की बीमारी के जो 4 प्रमुख लक्षण हैं उनमें है चलने फिरने में सांस फूलना जी। चलने फिरने में सीने में दर्द या सीने में जलन। बीमारी जब बढ़ जाती है तो बैठे बैठे या लेटे लेटे भी सांस फूल सकता है। धड़कन होना, दिल का धड़कन होना एबनॉर्मल जी। और अनड्यू फटीग, ज़रूरत से ज़्यादा थकान, ये 4 प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा मूर्छा, अचानक आप मूर्छित हो जाते हैं, चक्कर आके गश खा के गिर जाते हैं, जिसको हम सिनकपी कहते हैं, ये हार्ट की बीमारियों के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा जो जन्मजात रोग होते हैं, इसमें बच्चे के होठों का नीला पड़ जाना, बच्चा दूध पीते पीते थक जाता है, भरपेट दूध पीने से पहले ही थक जाए, बार बार उठ के रोने लगे, तो ये हुए जन्मजात बच्चों के रोग के लक्षण। तो सीने में दर्द, सांस का फूलना, धड़कन, अनड्यू फटीग या जल्दी थकान और मूर्छा, ये सब हृदय रोग के प्रमुख लक्षण हैं। जी, चलिए आगे भी हम डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष कुमार रांची से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है संतोष, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, मुझे जानकारी चाहिए थी कि मेरी माता जी हैं 70+, उनका एज हो गया है और वो थोड़ी देर चलती हैं तो बहुत थक जाती हैं और बैठ जाती हैं कहीं जाके, मतलब तो समझ लीजिए कि 20 कदम चलेंगी और लगता है, बोलती है कि थक गए और हाँफने लगती हैं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए? 70+ के एज में अगर आपकी मम्मी का अनड्यू फटीग है, जितना थकना चाहिए उससे ज़्यादा थकान हो जा रही है,
जी जी तो ये हृदय रोग का लक्षण हो सकता है। जी जी ये हृदय की कमजोरी या हार्ट फेलियर का लक्षण हो सकता है, हृदय के खून के नलियों में ब्लॉकेज का लक्षण हो सकता है। लेकिन खून की कमी, हम्म, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, उसका भी ये लक्षण हो सकता है, और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का भी ये लक्षण हो सकता है। जी तो आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा कि इनमें से क्या कारण है आपकी माँ में इस लक्षण का, और फिर अकॉर्डिंगली उसका इलाज करना होगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए अगला सवाल डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन सी समस्या देखी जाती है, आपने बच्चों का जिक्र किया था, दिल में छेद होना, ये कैसे पता चलता है और क्या ये पूरी तरह बड़ों में भी क्योरेबल है? दिल के छेद कई प्रकार के होते हैं। कुछ जो बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो कुछ इसमें ऐसे छेद होते हैं जो माँ के पेट में रहते हुए ज़रूरी होते हैं, लेकिन जन्म के तुरंत बाद या जन्म से जस्ट पहले इन छेदों का बंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे रास्ते हैं हृदय में खून के प्रवाह के लिए जो खुले रहने चाहिए। किसी वजह से, जैसे जेनेटिक कारणों से, या मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान, जो माँ है गर्भवती है, उसने गर्भधारण के दौरान कुछ दवाओं का सेवन किया या अल्कोहल का सेवन, इन सब कारणों से जन्मजात हृदय रोग बनते हैं, जिसमें कुछ छेद जो बंद हो जाने चाहिए, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये रह जाते हैं। या कुछ ऐसे जो दवा से ये बंद हो सकते हैं या फिर सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? जो छेद बहुत छोटे होते हैं जी, जिसकी वजह से हार्ट पे कोई लोड नहीं पड़ रहा है, उन्हें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो छेद सिग्निफिकेंट साइज के हैं उनको समय रहते बंद कर देना चाहिए। अगर समय रहते आप इन्हें ना बंद करें तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये लाइलाज हो जाते हैं। फिर इनको छेद करने में, इन छेदों को बंद करने में नुकसान ज्यादा और फायदा कम होता है। तो लाइलाज होने से पहले आप इनका इलाज करवा लें। चलिए डॉक्टर साहब, ये भी क्या जो आजकल की जीवन शैली है, बहुत भाग दौड़ है, बहुत तनाव है, लोगों के खान पान में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्या ये भी एक वजह है कि दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं? राइट। दिल की बीमारियों को जो रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनमें आता है, मैंने देखा है अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, 30 से कम की उम्र में जिन्हें भी हार्ट अटैक हो रहा है उनका मुख्य कारक होता है स्मोकिंग। जी, स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जो आपके बस में है। दिस इज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। आप स्मोकिंग बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज। तो डायबिटीज इनडायरेक्टली आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जी, अगर आप अपने वजन पे कंट्रोल नहीं करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी आपका लिमिटेड है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, तो इन सब कारणों से कम उम्र में आपको डायबिटीज होगा। और डायबिटीज अगर होगा तो आप हृदय की रोगों से ग्रसित होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। 40 से कम की उम्र में मैंने जिन्हें हार्ट अटैक देखा है उनमें ये दो कारण मेन होते हैं, स्मोकिंग और वंशानुगत, आनुवंशिक। यानी ये जेनेटिक बीमारी हो सकती है। जिनके फैमिली में किसी महिला मेंबर को 65 से कम की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है या किसी पुरुष मेंबर को 55 से कम की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं हार्ट अटैक के लिए और उन्हें विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती है और आपके खान पान और रहन सहन से भी अफेक्ट होती है। तो आपको खान पान में ध्यान रखना है, सैचुरेटेड फैट अवॉइड करना है और एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करना है, मतलब वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो आपको सूट करता है, कम से कम आधा घंटा और हो सके तो 1 घंटा, सप्ताह में कम से कम 6 दिन, हो सके तो 7 दिन। चलिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जयंत रांची से जुड़े हुए। जयंत, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं हरमू रांची से जयंत बोल रहा हूँ। मुझे 2 साल पहले कार्डियक अटैक कहा गया था। मेरा LVEF 28% हो गया था। वर्तमान में मैंने दवा हुआ लेने के बाद अभी 48% मेरा LVEF है बताया जाता है। लेकिन अभी भी जब हम चलते हैं लगभग ½ किलोमीटर है तो मुझे बहुत थकान महसूस होती है और मन करता है बैठ जाए और तुरंत ठंडा पानी पिए। ऐसा
अक्सर देखा लगता है कि फ्रिज का पानी कोई दे तुरंत 2 गिलास 3 गिलास पी जाए, ऐसा महसूस होता है। आप किस्मत वाले हैं कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 28% से 48% आ गया, लेकिन ये इस बात का भी इंडिकेटर है कि आपके हार्ट के खून के नलियों में जो ब्लॉकेज हुआ, जिसकी वजह से अटैक हुआ, हाँ, उसने पूरी तरह से आपके हार्ट के उस हिस्से को मारा नहीं, वो जीवित है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत एंजियोग्राफी कराएं, और अगर अब कोई ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए एंजियोप्लास्टी या बाईपास, जिस भी चीज की आवश्यकता है वो करवाएं। सर डॉक्टर साहब ने कहा, मैं लोकल डॉक्टर की ये में रहा, तो उन्होंने कहा कि अभी काई आपके हार्ट के अंदर में काई जमा है, काई जिसको हम लोग गांव देहात की बात में आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए, और एंजियोग्राफी कराने के बाद हमें अगला कदम निर्धारित करना होगा। सर। चलिए जयंत, शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद है डॉक्टर की सलाह आपको काम आएगी। आगे भी हमारे साथ डॉक्टर हेमंत नारायण जुड़े रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। आगे भी आप जानिए दिल की बीमारी से कैसे बचें और क्यों होती है ये बीमारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज विश्व हृदय दिवस है और इस मौके पर खास प्रोग्राम ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत नारायण जुड़े हुए स्टूडियो में। लगातार वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, दिल से संबंधित तमाम जानकारियां दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया था एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट का, ये क्या है? स्टेंट की भी बातें हम सुनते हैं और उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, वो कैसे काम करता है, पेसमेकर, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं जो दिल को सपोर्ट करती हैं? दिल की कोई खून की नली, जो 3 धमनियां जो दिल को खून सप्लाई करती हैं, इनमें अगर कोई ब्लॉकेज है, जो आमतौर पे हम कहते हैं कि 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है और चलने फिरने में आपको सीने में दर्द हो रहा है, या 100% ब्लॉक हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया है, तो खून के प्रवाह को दोबारा शुरू करने के लिए हम उस ब्लॉकेज के थ्रू एक वायर पास करके एक बलून, एक गुब्बारा ले जाते हैं, जिससे हम वहाँ फुला देते हैं, और फिर एक मेटल का छल्ला, जिसे हम स्टेंट कहते हैं, उसको ले जाके उस ब्लॉकेज पे रख के और उसको वहाँ प्लेस कर देते हैं, वहाँ फुला देते हैं, ताकि दोबारा वो ब्लॉकेज अपीयर ना हो जाए। तो इसे हम एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कहते हैं। तो जिसे हार्ट की खून की नली में ब्लॉकेज है 70% से ज़्यादा या 100% ब्लॉकेज है, तो उससे हम एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग एडवाइस करते हैं। तो आपके बॉडी में कोई एक्सटर्नल पार्ट जुड़ा हुआ है, आपने कहा मेटल का होता है, इससे इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है या कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग भी एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। जहां इसकी ज़रूरत है और अप्रोप्रिएट केस में ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। लेकिन अगर इनअप्रोप्रिएट केस में इसे किया जाए, जहां ज़रूरत नहीं है वहां कर दिया जाए, यहाँ जहां बाईपास की ज़रूरत है वहां एंजियोप्लास्टी कर दिया जाए, तो ये फ़ायदे के बदले में नुकसान भी दे सकता है। और ये पेसमेकर की ज़रूरत कब पड़ती है और उसके लिए सावधानियां क्या होनी चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया, जब एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की ज़रूरत होती है हार्ट को वर्क करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लो है अगर उसमें ब्लॉक आया तो हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा, रुक जाएगा। थोड़ी देर के लिए जब ये रुकता है तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है और इंसान बेहोश हो जाता है। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा देर के लिए अगर हार्ट रुका रह गया तो फिर बहुत गंभीर परिणाम या मृत्यु हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम पेसमेकर लगाते हैं, जो एक बैटरी है, और बैटरी से एक तार जुड़ा हुआ होता है जो हार्ट के मेन पंप को पहुंचता है। तो जब हार्ट का अपना इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है मेन पंप को, तो ये बैटरी उसे इलेक्ट्रिसिटी देती है ताकि वो पंप करता रहे, धड़कता रहे। इसे रिप्लेस भी तो करना होता होगा? जी हाँ, ये बैटरी आमतौर पे 10 साल के आसपास चलती है। 10 साल के बाद बैटरी बदलना पड़ता है। चलिए, लेकिन ये सेफ है? जहाँ जरूरी है वहाँ जरूरी है और सेफ भी है। आप जानती हैं, एक तरफ डेथ है और एक तरफ पॉसिबल छोटा सा रिस्क।
जी। तो रिस्क इज जस्टिफाइड, रिस्क लेना जस्टिफाइड है अगर आप जान बचाने के लिए वो रिस्क ले रहे हैं। कोई उम्र भी ऐसी होती है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आजकल तो लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि 30 में भी हार्ट डिजीज देखे जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई खास उम्र जब हमें सावधानी बरतनी होनी चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए? अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे आप स्मोक करते हैं, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की, या आप जेनेटिकली आपके परिवार में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तब तो मैं कहूँगा आप 30 साल के बाद ही सावधान हो जाएं। स्मोकिंग अगर करते हैं तो 20 साल में भी मैंने हार्ट अटैक देखा है जी। अगर ये सब नहीं भी हैं तो भी 40 साल की उम्र के बाद प्रति वर्ष एक डॉक्टर से सलाह, जो आपके लक्षणों का विश्लेषण करे, और एक ईसीजी और टीएमटी मेरे हिसाब से नितांत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। डॉक्टर साहब, जब हार्ट डिजीज होती है या फिर ऑपरेशन आपका ओपन हार्ट सर्जरी भी होता है तो खून को पतला करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, ये कितनी सेफ होती हैं या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता? जिन पेशेंट्स का एंजियोप्लास्टी होता है या बाईपास होता है उनमें हम एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल या टिकाग्रिलोर जैसी दवाएं देते हैं जिसे हम एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं जी। तो जहां ये जरूरी है वहां जरूरी है। एक साल एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो जाने के बाद हम 2 खून पतला करने की दवा, मतलब एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल या एस्पिरिन और टिकाग्रिलोर की जगह 1 खून पतला करने की दवा पर आ जाते हैं। जिनका वॉल्व बदला जाता है, वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है, मेटेलिक वॉल्व लगाया जाता है, खास करके उनमें एंटीकोएगुलेंट की जरूरत होती है, और ये एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन या एसिट्रॉम के नाम से मिलते हैं। तो जिन्हें इन दवाओं को दिया जाता है, खास करके ओरल एंटीकोएगुलेंट एसिट्रॉम या वारफेरिन, वॉल्व रिप्लेसमेंट के बाद उन्हें कोई दिक्कत ना भी हो तो भी 15 दिन में एक बार अपना INR करा के देख लेना चाहिए, और उन्हें जो एडवाइस किया गया है INR 2 से 3 या 2.5 से 3.5 के बीच में रखने के लिए, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि उनका INR उस रेंज में है। डॉक्टर साहब, क्या खान पान जिम्मेदार है जैसा आपने बताया, तो ये संभावना ज़्यादा होती है कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें ज़्यादा हार्ट डिजीज हो, या फिर वेजिटेरियन को भी होता है, ऐसा भी कुछ है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि शाकाहारी हूँ मैं तो दिल की बीमारी से दूर रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो इतना सैचुरेटेड फैट, डीप फ्राइड फूड खा लेते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन से भी ज़्यादा सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर लेते हैं जी। तो मैं कहूँगा हरी साग सब्जियों की अधिकता, ताज़ा फल की अधिकता होनी चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज हैं जैसे बादाम और अखरोट, खाने में इनका भी होना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड में अगर आपको ब्लॉकेजेस नहीं है जी, तो सैचुरेटेड फैट एक उम्र के बाद रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एवरीबडी शुड बी अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, ऐसा नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद आपको अपने वजन का ध्यान रखना है। आप अगर ओवरवेट हैं तो नेचुरली आपको सैचुरेटेड फैट अवॉइड करना है। ब्लॉकेजेस अगर हैं आपको ऑलरेडी तो सैचुरेटेड फैट अवॉइड करना है। मछली हम कहते हैं हफ्ते में आप 2 दिन ले सकते हैं, एक दिन छोटी मछली, एक दिन बड़ी मछली। तो इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट नो, एकदम स्ट्रिक्टली कि नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। बट सैचुरेटेड फैट कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से आज के डेट का जो हमारा एविडेंस है, हम अवॉइड करते हैं जिनको हार्ट के खून की नलियों में ब्लॉकेजेस हैं उनमें। और डॉक्टर साहब, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है और ज़्यादातर केस में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक हो जा रहा है। क्या इन दोनों का संबंध है? ऐसे में हार्ट पेशेंट को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, हार्ट की जिन्हें बीमारियां हैं, वो हाइपरटेंशन हो, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, या वो हार्ट फेलियर हो, उनमें कोरोना अधिक होता है, ये उतना सच नहीं है। यस, उनकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन बाय कोरोना, उनमें कोरोना इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा बढ़ता है। लेकिन ये इस मत बारे में कोई दो मत नहीं है कि जिन्हें हार्ट के डिजीज है, हार्ट फेलियर है या हाइपरटेंशन है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उनको अगर कोरोना होगा तो एक भयंकर रूप लेने की संभावना, खतरनाक रूप लेने की संभावना, मृत्यु की संभावना कंपेयर टू अ पर्सन जिनको ये बीमारियां नहीं हैं काफी अधिक है। और डॉक्टर साहब, क्या एक्सरसाइज बहुत हद तक हार्ट डिजीज को रोक सकता है? देखिए, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एक व्यक्ति जो फिजिकली फिट है जी, आधा घंटा कम से कम तेज चाल में चल रहा है,
साइकिलिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, अगर उससे हार्ट अटैक होता भी है जी। तो उसके बचने की संभावना काफी अधिक होती है। और एक व्यक्ति जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, बैठे रहता है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत लिमिटेड है, तो छोटे से हार्ट अटैक में भी उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी ना सिर्फ हार्ट को बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। और उम्र के साथ जो हमारे मसल्स कमजोर होते हैं उसका कारण उम्र नहीं है, उसका कारण है डिसयूज ऑफ मसल्स का ना यूज करना। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हार्ट डिजीज है तो भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कंटिन्यू? यस, अगर आपको हार्ट डिजीज है तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करना चाहिए जी। आप डिक्टम या रूल ये रखिए कि फिजिकल एक्टिविटी इतना ही हो कि थक के निढाल ना हो जाए, सांस ना फूल जाए, बदन हाथ में दर्द ना करने लगे। ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना है, कॉम्पिटिटिव एक्सर्शन अवॉइड करना है, दूसरे कंपटीशन में दौड़ लिए ऐसा नहीं करना है। जी डॉक्टर साहब, आ चुकी विश्व हृदय दिवस है, तो क्या खास सलाह आप हमारे दर्शकों को देंगे कि उनके दिल स्वस्थ रहे? देखिए, हमें अपने बच्चों को वी शुड इंडल्ज इन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अपने बच्चों को अच्छे खान पान, रहन सहन और जीवन शैली के बारे में बताना चाहिए ताकि उनमें वो कारक ही ना डेवलप करें। हार्ट अटैक हो जाने के बाद इलाज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो कारक जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया मतलब बैड कोलेस्टेरॉल, इन सब को अगर हम हाइपरटेंशन, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट अपनी जीवन शैली में बदलाव करके। तो अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सिखाना चाहिए, वयस्कों को समझाना चाहिए कि क्या वो चीज़ हैं, क्या वो आदतें हैं जिन्हें हम बदल दें ताकि हार्ट की बीमारियों का खतरा कम हो, और अगर हो तो वक्त रहते हमें उन्हें पहचानने के लिए उनके लक्षण, सांस फूलना, सीने में दर्द, धड़कन, थकान, मूर्छा, इन सब लक्षणों को तुरंत पहचानें और इन लक्षणों के होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं और उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज आप ये प्रण कर लें कि अपने दिल को हमें हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।